आरपीएन जी नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। सबसे पहले तो कोरोना से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी को लेके काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चिट्ठियों का दौर चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसके मद्देनज़र लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरफ से इकलौती पार्टी है जो कि कोरोना महामारी के दौरान और कोरोना महामारी के बाद के उत्पन्न खतरों को लेकर चिंतित है और उसके लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आप किस तरह से इस महामारी को देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपकी नज़र में किस तरह की योजना होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी आपको साफ तौर से कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी जंग है जो हथियारों के बिना लड़ी जा रही है। और इस तरह का संकट मैं समझता हूं जब एक स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, उसके बाद इस तरह की का रोग पूरे विश्व में कभी नहीं फैला है। और हिंदुस्तान में भी हमारे जीवन काल में ये पहला एक ऐसा युद्ध है जो हमने देखा है, जो युद्ध बिना हथियार के लड़ा जा रहा है। और कितना खतरनाक ये बीमारी है। जैसे आपका दूसरा सवाल एक मजदूरों का रहा, मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और वहां हमने कुशीनगर में एक हेल्पलाइन भी खोली हुई है। साफ तौर पे मैं समझता हूं कि इस सरकार ने भले 1.5 महीने के लिए हम लॉकडाउन का पूरा, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर लॉकडाउन का हमने पूरा समर्थन किया है कि इस महामारी को रोकने के लिए ये एक कदम, सबसे पहला कदम यही था। परंतु दुख की बात है कि लाखों लाख हमारे जो श्रमिक हैं जो बाहर अपने प्रांतों से काम करते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, वो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, तमाम पूरे देश में इस तरह का संकट। इसके लिए ना कोई रणनीति बनी है और ना ही कोई तत्काल इनके लिए कोई सहायता देने का काम हो रहा है। अब जैसे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आदमी फंसा है या बिहार में फंसा हुआ है, उसको कौन सा राहत सरकार दे पाएगी जो सपोज दिल्ली में ही फंसा हुआ है मिश्रा जी। उसके पास ना तो कोई कार्ड है, ना कोई उसका कोई एंट्री कहीं लिखा हुआ है कि वो यहाँ उत्तर प्रदेश से आके काम करता है। तो उसको राहत पहुंचाने के लिए भी सरकार के पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं, मैंने स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट करके समस्या उठाई थी कि प्राथमिकता केंद्र की सरकार की होनी चाहिए, किस तरह इन लोगों को हम वापस लेके जाए। अब परसों एक सर्कुलर गृह मंत्रालय से आया कि सारे प्रवासियों को वापस ले जाया जाए। अब ये कैसे जाएंगे, इनके लिए कौन सी सुविधा होगी? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे? इनको कहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा? इनको कैसे क्वारंटीन किया जाएगा? लाखों लाख के लोग, इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। उस तरफ दूसरी तरफ सरकार कहती है और हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो इसके बारे में हमें 1.5 महीने में इस चीज के बारे में हमें और प्लानिंग करने की जरूरत थी। आज बोलते हैं कुछ, आज एक खुशखबरी तो ये है, झारखंड का मैं कांग्रेस का प्रभारी हूं, पहली ट्रेन तेलंगाना से, हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4 बजे के बाद रवाना हुई थी, जिसमें 1200 प्रवासी झारखंड के थे। तो एक वो तो शुरुआत हुई है। परंतु जो जहां सबसे ज्यादा प्रवासी है मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये लोग कैसे जाएंगे? अब बंबई में महामारी बहुत तेजी से फैली हुई है, इनकी चेकिंग कैसे होगी? इनको खाना कौन खिलाएगा? गाड़ियों में कैसे जाएंगे? अभी तक ट्रेन का कोई साफ तौर से रास्ता नहीं निकाला गया है। तो मैं समझता हूं प्राथमिकता आज के तारीख में सबसे पहले जो हमारे प्रवासी और जो हमारे छात्र छात्राएं अपने प्रांतों के बाहर फंसे हुए हैं, सरकार को वॉर फुटिंग पर इनको सुरक्षित तरीके से अपने प्रांत को भी वहां कोविड न फैले, इसके लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम करके
और एक समय टाइम फ्रेम देना चाहिए कि 1 हफ्ते में होगा, 4 दिन के लिए होगा। हमें तो फोन आ रहे हैं कि लोग आंध्र प्रदेश कोलार से हमें 100 लोगों का, जो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के हैं, कि सर अब हम लोग अब रुक नहीं सकते हैं, हम वहां से पैदल निकल चुके हैं। मैंने बोला ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, पैदल मत निकलिए, पर पैदल चल चुके हैं। अब ऐसे लोगों के लिए और हजारों लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा मिश्रा जी। आरपीएन जी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ खामी खोजने में लगी है और खतो किताबत करने में लगी है। इस संकट के मौके पर एक इंटीग्रेटेड टीम के रूप में काम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र सरकार की और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उन सरकारों की खामियां खोजने में लगे हैं। नहीं, देखिए देखिए, ये तो मैं समझता हूँ मिश्रा जी, हम लॉकडाउन का समर्थन, कौन कांग्रेस का नेता है जो समर्थन नहीं कर रहा है लॉकडाउन का? पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को साफ तौर से कहा है कि हम लॉकडाउन के साथ आपके साथ हैं और हम भी उसका पालन लॉकडाउन का कर रहे हैं। ये कहना कि हम विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल बात नहीं है। प्रवासियों की बात है, पूर्वांचल के आप भी रहने वाले हैं, मैं भी रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार के लाखों लाख लोग किस हालात में देश में हैं, आप और मेरे से बेहतर, आपसे बेहतर कौन जानेगा? आप तो टेलीविजन चैनल में हैं, पूरे देश की हालत देख रहे हैं। हम अगर कहते हैं कि प्रवासियों को और छात्र छात्राओं को अपने घर सुरक्षित लाना प्राथमिकता है, तो ये विरोध नहीं है, उनकी आवाज मीनिंग। और मुझे कह दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कह रहा हो कि प्रवासियों को घर नहीं लाना चाहिए, तो ये अगर बात अगर ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तब आप कह सकते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं, परंतु इन्हें एक टाइम फ्रेम के अंदर लाना पड़ेगा। नहीं तो कितनी कहानियां रोजाना आपके चैनलों के माध्यम से देश देख रखा है, हम तो इसे कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सरकारी बसें भेज के अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाए और उनके गृह जनपद तक पहुंचाए, उस तरह का काम बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार की सरकार नहीं की। तो इसके पीछे क्या वजह है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि वो जितने मजदूर हैं उनकी दूसरी किस्त भी जारी हो गई है, चाहे कार्ड हो न हो उनको खाना मुहैया कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने संसाधन से ऐसे मजदूरों को लाने में अपनी असमर्थता जाहिर की है और वो सारी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल रहे हैं। क्या इसको आप मुनासिब मानते हैं? नहीं, देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में, यहाँ किसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, झारखंड के, इसका कोई, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अभी तक ये तक तो क्लियर नहीं हुआ है कि ये लाखों लाख लोग बसों से तो जा नहीं सकते हैं साहब अपने घर। अगर ट्रेन चलनी है तो उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए कि कैसे, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, उसमें कैसे ये लोग जो प्रवासी फंसे हुए हैं कैसे वो लोग जा पाएंगे, कहाँ क्वारंटीन होंगे। ये कहना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने छात्रों को और छात्रों को कोटा से वापस लाए। मजदूर अगर 2000-3000 मजदूर वापस चले जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है साहब। अभी कुशीनगर में ही तमाम अखबारों में छप रहा है कि लोग जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है, वो लोग वहां से हल्ला कर रहे हैं कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो इनको अगर ये घर पहुंच जाएंगे तो वो महाराष्ट्र हो, वो दिल्ली हो, वो पंजाब हो, वो राजस्थान हो, वो तेलंगाना हो, वो तमिलनाडु हो, वहां की सरकारों को कोविड लड़ने के लिए, क्योंकि कई स्टाफ तो अब प्रवासियों को भोजन खिलाने में या उनके लिए सुविधा ढूंढने के लिए कर रहा है। इन लोगों को एक दिन का भोजन एक समय का भोजन पूरे दिन में मिल रहा है। तो आप बताइए कितनी बड़ी दिक्कत है। तो मैं विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक सुनिश्चित रास्ता निकालना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार के क्या कह रहे हैं, गृह मंत्रालय क्या कह रहा है, एक कार्यक्रम निकाल के 1 हफ्ते में 12 दिन के अंदर ये प्रवासियों को अपने घर पहुंचाने का कोई एक गाइडलाइन करके उस पर कार्य करने की सारे मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री जी को करने की आवश्यकता है।
आरपीएन सिंह जी, एक बात और कही जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को उतनी सहायता नहीं मुहैया कराई जा रही है जितनी की दी जानी चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, संसाधनों की सहायता हो या और भी एजेंसियों की मदद हो। उस तरह की मदद केंद्र से नहीं मिल रही है कई राज्य सरकारों को जितनी कि उनको उम्मीद है, और इसलिए वे बार बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी मुसीबतों को बताते हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा मिश्रा जी। हमारी जब अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रांत के बारे में बताया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हों, वो छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, या हमारे पुडुचेरी के जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन चारों लोगों ने स्वयं एक चीज कहा कि विशेष पैसा देने की बात भूल जाइए। जो स्टेट का हिस्सा बनता है जीएसटी को लेकर, मनरेगा को लेके, अगर वही पैसा जो केंद्र सरकार का हम पर बकाया है, अगर वही मिल जाए हमें, तो हम और अच्छी तरीके से इसकी लड़ाई लड़ पाएंगे। अफसोस की बात है कि जो जीएसटी के पैसे हैं, जो मनरेगा के पैसे हैं और जो स्टेटों के हिस्से के पैसे हैं, केंद्र सरकार अभी तक उनको नहीं दे पाई है। तो किस तरह केंद्र सरकार, और मुझे लगता है ये उन राज्यों की भी स्थिति है जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें उन प्रांतों में है। जब केंद्र सरकार जो पैसे स्टेटों की हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी, तो प्रवासियों को, जैसे केंद्र सरकार ने बोला कि ये जितने आपके मजदूर हैं बाहर के, आप अपने पैसे पे लाइए, तो प्रदेश सरकार कहां से इन लोगों को अपने पैसों से वापस अपने प्रांतों में ला पाएगी? इनके लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए कि ये लोग कम से कम सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए, और जिस हालात में ये लोग दूसरे प्रांतों में पड़े हैं, इनके हालात कुछ सुधर जाए। आरपीएन जी, पिछले दिनों कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने जो डेटा जारी किया मीडिया को, उसमें लगभग सभी राज्य सरकारों को जो उनका ड्यू शेयर है उससे कम अभी तक मिला है केंद्र की तरफ से। जो विभिन्न टैक्स में वसूली हुई है और जो राज्यों को शेयर है वो कम मिला है। उसमें बीजेपी और गैर बीजेपी सभी सरकारें शामिल हैं। तो इस आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है? नहीं, हमने तो आपको पहले साफ कहा कि हमारे जो 4 मुख्यमंत्रियों ने कहा सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, साफ तौर से कहा कि ये पैसे हमें ड्यू हमें नहीं मिल रहे। और अभी आप अपनी पहली आपके सवाल से पहले भी मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धनराशि जितने बकाए हैं पूरे नहीं मिल रहे हैं, पर उनकी धनराशियों में जो बकाया है वो हमसे कम है। उनका भी बकाया है, पर हमारे जो सरकारें, जो कांग्रेस की हुकूमत वाली सरकारें या गैर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उनका जो गैप है वो बाकी भारतीय जनता पार्टी की स्टेटों से ज्यादा है, इसलिए ये बात कही गई। अच्छा, झारखंड को लेके कोई और भी प्रॉब्लम है क्या केंद्र सरकार और झारखंड की सरकार के बीच में? आपकी सरकार है झारखंड में और आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, तो क्या वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, जो बार बार झारखंड के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है? देखिए, एक तो है, आप साफ तौर से जानते हैं कि गरीब प्रांत है झारखंड, और आदिवासियों का प्रांत है, और गरीबी वहाँ बहुत ज्यादा है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी साफ तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से हमेशा इसी चीज की कहते रहे कि गरीब और पिछड़ा हुआ प्रांत है, तो हमें जरूरत है कि हमें पैसे की सख्त जरूरत। दूसरी जो बड़ी बात वहां है, कोल इंडिया वहां है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस केंद्र सरकार की शासक के जो केंद्र सरकार से चलती हैं, वो कोल इंडिया हो या स्टील की फैक्ट्रियां हो, वो सब जो केंद्र से, उनका भी जो बकाया झारखंड को टैक्स के माध्यम से है, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए उन लोगों ने झारखंड को मुहैया नहीं करवाया है।
तो एक तो केंद्र सरकार की जो पैसे हमें झारखंड में मिलने थे, पॉइंट नंबर 1 वो नहीं मिल रहे हैं। दूसरे जो ड्यूज हमें कोल इंडिया और बोकारो स्टील प्लांट और बाकी जो सरकारी वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे जो पैसे मिलने थे वो भी पैसे झारखंड की सरकार को नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से झारखंड की सरकार मार खा रही है। इसलिए हमने वहां के मुख्यमंत्री जी ने लगातार केंद्र से कहा है कि हमें जो अपने ड्यूज हैं उनको भिजवाने का काम तत्काल करने की कोशिश। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी झारखंड के मुख्यमंत्री पर कोई दबाव बनाया जा रहा है, विभागों के बंटवारे को लेके, अधिकारियों के तबादले को लेके? नहीं, देखिए कल एक हमने सुना था कि एक कुछ इस तरह की चर्चा झारखंड में हुई थी, परंतु कल हमने वहां के प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर से बात की थी। साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि बैठक हमारी जो हुई थी वो बैठक ये साफ तौर से हुई थी कि कांग्रेस के हम लोग कौन सी योजना बनाए जिसके माध्यम से जो वहां के छात्र और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, प्रवासी हो गए हैं, उनको किस तरह वापस लाया जा सके। और कांग्रेस का एक ही झारखंड में संकल्प है कि जल्द से जल्द कोविड को झारखंड से भगाने का काम किया जाए और आम आदमी अपनी जिंदगी चैन से बिता सके। तो वहाँ जो गठबंधन चल रहा है, जो सरकार चल रही है आपकी, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी? नहीं सर, बिल्कुल एक साथ होके हम गठबंधन की सरकार, सारे जो पार्टियां, जितनी पार्टियां साथ मिलके चल रही हैं, एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कोविड को झारखंड से हराना है और भगाना है। क्योंकि आरपीएन जी, कांग्रेस की वर्किंग जो लोग जानते हैं वो उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई तरह के संगठन काम करते हैं, तो ये तो गठबंधन की सरकार है, तो कैसे माना जाए कि वहाँ पर आप लोग उनको बहुत चैन से रहने दे रहे होंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री को? नहीं सर, हमारी तो हमारे अध्यक्ष जो वहाँ मंत्री भी हैं और हमारे सीएलपी लीडर जो मंत्री हैं और बाकी जो मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने आज भी, वो लोग मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, मेरी बात मुख्यमंत्री जी से भी हुई है। तो वहाँ कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं है और मैं समझ सकता हूँ मजबूती से हमारे यहाँ जो गठबंधन है वो कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और जितनी राहत आम आदमी और झारखंड के वासियों को दे सकता है। और खुशी की बात है कि जो पहली ट्रेन प्रवासियों को लेके आ रही है वो झारखंड ही आ रही है, हैदराबाद से। अच्छा, हम लोग जरा उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुछ विकास का काम हो रहा है, जो अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं या स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, वो सिर्फ ही 3 साल के दौरान शुरू हुए हैं। तो आप भी केंद्र में मंत्री थे और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, गृह राज्य मंत्री थे, आपके टाइम में किस तरह के काम हुए हैं? सर, गोरखपुर में जो बाईपास, ही गोरखपुर का बाईपास बना तो मेरे समय में बना। जो हाईवे कंप्लीट हुआ पडरौना से लेके जो लखनऊ तक हाईवे है वो मेरे समय ही कंप्लीट हुआ। गोरखपुर में जो जैम लगता था और जो हाईवे का उद्घाटन था, उस उद्घाटन का मीनिंग हमारे सामने कंप्लीट हो गया था। जितिन प्रसाद जी उस समय बन गए थे जब मैं पेट्रोलियम में चले गया था, तो मैं भी उपस्थित था जब गोरखपुर का हाईवे बना था। जितिन प्रसाद जी भी थे और क्योंकि एमपी उस इलाके के योगी जी थे तो उन्होंने कांग्रेस को और हमें धन्यवाद भी दिया था कि इतना बड़ा काम गोरखपुर के लिए हुआ। जो मुख्य रोड, जो पुल थे जो नेपाल के तरफ से जाते थे वो भी हमारे जमाने में बना। जो वहां की सड़कें हैं, कुशीनगर से जो बिहार तक सड़कें जाती हैं 28B, वो भी हमारे सड़क हमारे जमाने में बनी। जो भी सड़कें बनी हैं पूर्वांचल में, बनारस में जो रिंग रोड आज जिसका उद्घाटन हुआ उसका भी शिलान्यास मेरे जमाने में हुआ था। तो जो पूर्वांचल में सड़कें बनी थी वो हमारे ही जमाने में बनी थी। और जब मैं पेट्रोलियम का मंत्री था, जो आप राजीव गांधी वीडियो ये गैस एजेंसीज गांव-गांव में देखते हैं, कम से कम 500 से ज्यादा अगर गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में अगर कहीं खुली होंगी और बनारस मंडल में 500 गैस एजेंसी तो सिर्फ मेरे जमाने में पूर्वांचल में खुली होंगी। जिस गांव के आदमी आके गैस एजेंसी के लिए बोला, जिस चौराहे का आदमी आया वहीं गैस एजेंसी खुलवाने का काम मैं जब मंत्री था तो करवाया था मैंने मिश्रा जी।
लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो गोरखपुर का फर्टिलाइज़र कारखाना था या जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी उसको आप लोग नहीं चालू करा पाए, और जिसके वजह से जो गन्ना किसानों की हालत रही पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वो बद से बदतर होती गई। अब फर्टिलाइजर प्लांट पे ही आ जाते हैं सर। 2 बार उद्घाटन गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का हो गया। जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो मैंने साफ तौर से कहा था कि जब तक पाइपलाइन जगदीशपुर होते हुए गैस की पाइपलाइन नहीं पहुंचेगी गोरखपुर तक, तब तक फर्टिलाइजर प्लांट नहीं होगा। मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग आज तक है, जब मैंने गोरखपुर में कहा था, जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था, कि साफ तौर से कि पाइपलाइन का ठेका हमने पास कर दिया है। ठेका के लिए वो पाइपलाइन का काम शुरू होने वाला है और 5 से 6 साल लगेगा जब तक वो पाइपलाइन गोरखपुर पहुंचेगी। अफसोस की बात है कि 6 साल हो गए हैं और वो पाइपलाइन जो उड़ीसा से आनी थी अभी तक गोरखपुर तक नहीं आ पाई है। इसकी प्लानिंग, जो पाइपलाइन आनी थी गैस के पाइपलाइन के लिए और जिससे फर्टिलाइजर प्लांट सिर्फ गोरखपुर का नहीं चलता, सिर्फ गोरखपुर का नहीं चलता, परंतु पूरे इलाके के रास्ते में 5 गैस एजेंसी, 5 फर्टिलाइजर प्लांट हैं, उड़ीसा से लेके तालचर से लेके गोरखपुर तक, तो 4 फर्टिलाइजर प्लांट चालू होते। अफसोस है कि वो गैस पाइप नहीं आ पाई। दूसरी बात, आपने बात करी चीनी फैक्ट्री की बात करी। चीनी फैक्ट्री में कौन सा सुधार आज भी पूर्वांचल में हुआ है? जितनी फैक्ट्रियां पहले बंद थी, पडरौना की फैक्ट्री के आके स्वयं भारतीय जनता पार्टी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले इलेक्शन में, जब हम लोग जनरल इलेक्शन में जब मैं मंत्री था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि पडरौना चीनी फैक्ट्री हम चलाएंगे। 6 साल हो गए, अभी तक चली नहीं। और आज भी हजारों करोड़ रुपए मैं समझता हूं पूर्वांचल के चीनी लोगों, जिन्होंने उनकी पेराई इस साल की हुई है, हजारों करोड़ चीनी फैक्ट्री के भी अभी बकाया चल रहा है। आरपीएन जी, बुंदेलखंड के बारे में भी बीजेपी सरकार का दावा है कि अगर कुछ हो रहा है तो पहली बार बीजेपी की सरकार कर रही है। आप लोग तो सिर्फ उसको चुनावी मुद्दा बनाते थे और चुनाव खत्म हो जाता था तो आप लोग बुंदेलखंड को भूल जाते थे। मिश्रा जी, आप बहुत ही सीनियर पत्रकार रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं हुई है। साफ तौर से अगर बुंदेलखंड का पैकेज जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जो पैकेज कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार ने जो पैकेज बुंदेलखंड के लिए दिया था, ना आज तक किसी ने दिया है, ना आगे दे सकेगा। अफसोस की बात है कि इन चीजों को कहना कि 5 साल से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं, अफसोस की बात है। और किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहना, मैं समझ सकता हूं, अच्छा किसी को भी नहीं लगेगा। परंतु बुंदेलखंड पैकेज अगर किसी ने दिया था तो यूपीए की सरकार ने ही दिया था। माननीय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरपीएन जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।